नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सुचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर किया गया चुनाव स्थगित। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में अन्य व पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित सीटों की कार्यवाही स्थगित। विधानसभा अध्यक्ष ने किया विंध्य टैक्स कॉन्फ्रेंस जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ और सिलपरा बेला रिंग रोड विस्थापितों की बड़ी मुश्किलें। खबरों पर नजर अब विस्तार से। ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर किया गया चुनाव रद्द। अब अलग से होगी इस पर प्रक्रिया। बैठक के बाद निर्वाचन आयोग के सचिव पीएस जामोद ने बताया कि फिलहाल ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव पर रोक लगा दी गई है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर सियासी घमासान जारी है। कल सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण को लेकर चुनाव पर स्टे लगा दिया गया, तो वहीं आज निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव समय पर कराने का ऐलान कर दिया है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ओबीसी आरक्षित सीटों पर चुनाव होल्ड करने की घोषणा भी की है। निर्वाचन आयोग ने इन होल्ड सीटों पर रीनोटिफाई करने के लिए सरकार को 7 दिन का समय भी दिया है। अलग से होगा तारीखों का ऐलान। बैठक के बाद निर्वाचन आयोग के सचिव पीएस जामोद ने बताया कि बैठक में चुनाव तय समय पर कराए जाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव समय पर ही होंगे, लेकिन ओबीसी आरक्षित सीट पर होल्ड रहेगा। यह फिलहाल चुनाव नहीं होंगे। इन सीटों पर चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग अलग से तारीखों का ऐलान करेगा। सरकार को मिला 7 दिन का समय। बीएस जामोद ने बताया कि निर्वाचन आयोग की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि जिन ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर रोक लगाई गई है, वहां पर सरकार 7 दिन के अंदर रीनोटिफाई करने के आदेश दिए गए हैं, जिसके बाद नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। हालांकि जिन लोगों ने ओबीसी आरक्षित सीटों पर नामांकन दाखिल किया है वह सुरक्षित रहेगा, लेकिन यही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सिर्फ ओबीसी आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य सीट पर निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित रहेगी। बाकी सभी सीटों पर चुनाव तय समय पर ही कराए जाएंगे। फिलहाल ओबीसी आरक्षित सीटों पर अभी नामांकन की प्रक्रिया नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस पर तत्काल रोक लगा दी गई है। जल्द हो जिला पंचायत अध्यक्ष पद की आरक्षण प्रक्रिया। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर बीएस जामोद ने बताया कि फिलहाल प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग की तरफ से सरकार को पहले ही इस बात के आदेश दे दिए गए हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया भी जल्द से जल्द पूरी कराई जाए, ताकि चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। इतनी सीटों पर लगाया गया होल्ड। ओबीसी के लिए आरक्षित जिला पंचायत सदस्य की 155 सीटें, जनपद पंचायत सदस्य की 1273 सीटें, सरपंच पद की 4058 सीटें, पंच पद के लिए 64,353 सीटों पर रोक लगा दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने किया टैक्स कॉन्फ्रेंस जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ। इससे जन कल्याण व विकास के कार्य को मिलेगी गति। एआईएफटीपी के संयोजक में जीएसटी व इनकम टैक्स सलाहकारों के विंध्य टैक्स कॉन्फ्रेंस का प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने शुभारंभ किया है। स्थानीय कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि टैक्स से ही जन कल्याण व विकास के कार्य कराए जाते हैं। देश व प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह टैक्स भरे और साथ ही टैक्स भरने के लिए लोगों को भी जागरूक करे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्राचीन काल में भी आय के हिस्से में से धर्म व अन्य कार्यों के लिए राशि पृथक रखने की अवधारणा थी। हमारी आय का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों के काम आए, यह आवश्यक है। इसलिए समय पर टैक्स भरना हर नागरिक की जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन में अपनी आय का 50% अपने जीवन के लिए, 30% आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा 20% बचत की राशि का आवश्यकता होने पर उपयोग किए जाने की अवधारणा निश्चित की जाए तो लोगों की मदद हो सकती है। श्री गौतम ने कहा कि रीवा में टैक्स सलाहकारों के कॉन्फ्रेंस के आयोजन का विशेष महत्व है। उन्होंने कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि रीवा में डिप्टी कमिश्नर के पद की नियुक्ति के लिए प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने विशेषज्ञों से आग्रह किया है कि टैक्स अधिनियम में यदि संशोधन जरूरी है तो उनको भी ध्यान में बात लाई जाए। इसका मुख्य बेनिफिट ये है कि ये रीवा टैक्स बार ने ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स के साथ मिलकर संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया। इसका मुख्य उद्देश्य जितने भी
कर परामर्शदाता हैं, कर अधिवक्ता हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनको मुख्य रूप से एजुकेट करने का जो भी प्रासंगिक विषय हैं उनके विषय में आयकर और जीएसटी से संबंधित विषयों के बारे में अधिकाधिक जानकारी देने के लिए यह आयोजित किया गया है। और ये बहुत अच्छा आयोजन है। इसमें सारे भारतवर्ष से लोग आए हैं और मुख्य वक्ता जो इसमें जीएसटी पे हैं श्री पंकज घिया जी जयपुर से आए हैं, वो जयपुर हाई कोर्ट में हैं। और मैं डी.के. गांधी भी डिप्टी प्रेसिडेंट ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर का हूँ और हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैदराबाद से आए हैं और हम सब लोग इसमें शिरकत करने में बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। देखिए, टैक्स में क्या है, कंटिन्यूस चेंजेस होता रहता है, नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स चलते रहते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, टैक्स के लिए आपको अपडेट रखना पड़ेगा। और ये कॉन्फ्रेंसेस, सिंपोजियम्स हम जो ऑर्गेनाइज करते हैं उनका पर्पज़ ये रहता है कि जो कानून में रिसेंट परिवर्तन आए, जुडिशल डिसीजंस आए, उनके बारे में हम अपनी नॉलेज शेयर करें, उनकी जो ग्रेविटी है वो बताएं और क्या बदलाव हुआ है और उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है ये बतलाएं। अगर टैक्स कानून कभी भी स्टैग्नेंट नहीं रह सकता और उसमें हमेशा नोटिफिकेशन सर्कुलर से चेंजेस आते रहेंगे। तो कॉन्फ्रेंसेस और सिंपोजियम्स की ये महत्ता रहती है कि इनमें सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, अपनी क्वेरीज को सॉल्व करते हैं, एक दूसरे से एजुकेशनल डिस्कशंस करते हैं और सब को ये लगता है कि जहाँ पर उनको कोई कन्फ्यूज़न है वो कोई एक एक्सपर्ट को पकड़ के उसका सेकंड ओपिनियन भी ले ले। बताएं सर, ये कॉन्फ्रेंस आयोजित जो रेवा हमारा ये AFTP सेंट्रल जोन में रहा है, ये रेवा वाले को ये कार्यक्रम का निश्चित रूप में इन लोगों के लिए वो ये आजू बाजू बहुत इस छोटा मोटा सिटी है, वो सिटी लोगों के लिए इकट्ठा करके एक काम कर रहा है। ऐसा है, मैं एज ए नेशनल प्रेसिडेंट मैं आंध्रा से आया हुए हैं ये वो इनाग्रेट करने के। जो विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम सर इज़ द चीफ गेस्ट, आज का मुख्य अतिथि है। वो कार्यक्रम वो अभी इनाग्रल हो गया है, वो फर्स्ट टेक्निकल GST है, अभी इसके बारे में इनकम टैक्स ऐसा है, शाम तक टेक्निकल सेशन चल रहा है। इसका ये रेवा के लिए बहुत बहुत बधाई। रेवा टीम, मिस्टर सूर्यकांत मिश्रा एंड ऑल द टीम, वो बहुत अच्छा कार्यक्रम कर दिया। इधर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूरी है सब लोग का, जो इंफॉर्मेशन वो और नॉलेज शेयरिंग का ऐसा है। ठीक है, धन्यवाद। रीवा के लिए बड़ी बात मानी जा रही है, यहाँ आपने एक विंध्य ये टैक्स कॉन्फ्रेंस आयोजित करवाई है, क्या उद्देश्य है, क्या बेनिफिट होगा इसका लोगों को? इसलिए रीवा के लिए बहुत बड़ी बात है ही कि हमारे रीवा जैसे छोटे शहर में पूरे देश के टैक्स के विद्वान आज यहाँ पर आ रहे हैं और हमको GST और इनकम टैक्स की हमारी बहुत छोटी छोटी बारीकियों को बड़े अच्छे से समझा रहे हैं। दूसरी चीज़, हमने अपने टैक्स कॉन्फ्रेंस का नाम भी विंध्या टैक्स कॉन्फ्रेंस रखा है, जो हमारे रीवा और हमारे विंध्य के लिए, क्योंकि विंध्य हमारा है, विंध्य हमारा धीरे धीरे मर न जाए, उसको जीवित भी रखना है हमको। तो हमने पूरे विंध्य, पूरे देश में इस बात का प्रसार किया है कि ये रीवा ही नहीं है, ये विंध्य है, ये विंध्य प्रदेश की राजधानी है। दूसरा उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा पूरा हुआ है कि हमारे यहाँ के हम लोगों को, हमारे यहाँ के टैक्स पेयर को इतनी अच्छी जानकारियाँ हमारे GST के जो स्पीकर्स हैं, इनकम टैक्स के स्पीकर हैं, जो देश के जाने माने स्पीकर हैं, उनके द्वारा हमको इसकी जानकारियाँ दी गई हैं और उनकी जानकारियों से हमारे यहाँ के टैक्स पेयर्स को बहुत ही लाभ होगा, हम लोगों को खुद का बहुत लाभ होगा। हमारे यहाँ आने वालों में से पंकज घिया जी हैं जयपुर से, डी.के. गांधी जी हैं गाजियाबाद से, इंदौर की पूरी टीम आई है। आज हमारे MPTLBA के प्रेसिडेंट अश्विन लखोटिया जी हैं, मनीष त्रिपाठी जी हैं, अमित दवे जी हैं, A.K. गौर जी हैं। हैदराबाद से येलुरु से आए हैं हमारे AIFTP के नेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर श्रीनिवास राव जी, आप उनसे मिले भी होंगे। हिमांशु गोयल जी हैं, हिमांशु गोयल इंटरनेशनल स्पीकर्स हैं। इस तरह से हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े स्पीकर्स आए हैं जो हमारे लिए खुद भी एक जिस चीज़ को अपन बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे यहाँ ये लोग आ गए हैं। ये लोग इनकी पेमेंट्स में स्पीच होती हैं, इनके लिए अच्छे खासे पैसे देते हैं। इसके बाद भी ये हमारे यहाँ केवल हमारे बुलावे पे और हमारे एसोसिएशन के बुलावे पर ये लोग यहाँ आ गए हैं,
जो हमारे रीवा के लिए एक बहुत ही बड़े गर्व की बात है और बहुत बड़े गर्व की बात है। शिल्परा बेला रिंग रोड विस्थापितों की बढ़ी मुश्किलें, लोगों ने लगाई शासन प्रशासन से गुहार, कहा बेघर होने से बचाएं। रीवा शहर में शिल्परा से बेला रिंग रोड फेज 2 का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा राजतंत्र के NH 34 की चौड़ीकरण 3.35 किलोमीटर से 13 किलोमीटर है, लेकिन निर्माण कार्य में राजपत्र के पालन किए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि नेशनल हाईवे एक्ट के तहत भूमि अधिग्रहण करने के बाद रिंग रोड का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसे गलत माना जा रहा है। इस संबंध में पूर्व में भी जिम्मेदारों को ज्ञापन सौंपे गए हैं, लेकिन इस मामले में कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। वहीं इस निर्माण कार्य के चलते विस्थापितों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसकी वजह है आने जाने वाले प्रत्येक किसान परेशान हो रहे हैं। किसानों की कई एकड़ कृषि भूमि का अधिग्रहण भी किया गया है, जिसमें कई पेड़ पौधे व ट्यूबवेल के अलावा मकान शामिल हैं, जिसका उचित मुआवजा भी नहीं बनाया गया। न ही किसानों को यह बताया गया कि किसका कितना मुआवजा बना है। इसमें प्रभावित प्रत्येक किसानों को इस आशय की जानकारी नोटिस देकर चेक के माध्यम से भुगतान किया जाए, लेकिन इसकी सही जानकारी किसानों को नहीं दी गई। किसानों ने आरोप लगाया है कि आधार कार्ड एवं बैंक खाते लेकर मनमानी मुआवजा खाते में भेज दिया गया। वहीं कुछ राशि किसानों को भेजी गई, लेकिन मुआवजा लेने से इनकार कर दिया गया। किसानों ने कहा कि मुआवजा निर्धारण सही तरीके से नहीं किया गया। शिल्परा से बेला नेशनल हाईवे की जांच कराए जाने की मांग की गई। शिल्परा मलैया टोला में यादव परिवार एवं दाहिया परिवार के दर्जनों परिवार आउटर रिंग रोड से प्रभावित हो रहे हैं। लोगों का मानना है कि जब तक उनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं कराई जाएगी, तब तक न ही खाली करेंगे वो अपना घर। अगर ऐसा हुआ तो इस ठंड में लोग कहाँ जाएंगे, जिसमें बुजुर्ग, बच्चे व महिलाएं शामिल हैं। मलैया टोला के पुश्तैनी लोग परेशान हैं। भैया स्थानीय लोगों का आरोप है कि पहले नहर, फिर रेलवे और अब सड़क के लिए आधी ग्रहित की गई जमीन लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। वहीं इस ठंड के सीजन में लोग बेघर होने को मजबूर हो रहे हैं। लोगों ने मांग की है कि विस्थापन न किया जाए। यह मानव अधिकारों का हनन है, जिसे न किया जाए। पहले 2008 में हमारी रेलवे में ज़मीन फंस गई थी, उसी के बगल से हम लोगों का घर मकान बना हुआ है और करीब 40 परिवार हम लोग रहते हैं, जानवर रहते हैं, पूरा 20 परिवार रहता है यहाँ पर। अब यहाँ रिंग रोड से ले लिए गया है, ये रिंग रोड से हम लोगों का पूरा मकान फंस गया है। अब हम लोग बेघर हो गए, हम लोग अब कहाँ जाएं। जानवर, आदमी लोग, न कहीं ज़मीन दी गई है और ना तो उचित मुआवजा दिया गया है। मुआवजा दिया गया उतने वहाँ लोगों का मकान भी नहीं बन पाएगा। और पहले सर्वे उत्तर से किए थे, अब सीधे ले आके हमारे मकान तरफ से कर दिए, जबकि वो सिद्ध था कि उस तरफ से ले तो हमारा मकान बच जाता। तो क्या करेंगे आप लोग? अब यह कि हमारा सुनवाई हो कि भाई हमको उचित मुआवजा दिया जाए, हमको घर बना के दिया जाए या कि फिर कहीं ज़मीन दिया जाए। सुनवाई के लिए आपने कहीं शासन प्रशासन या किसी कमिश्नरी में हम लोगों ने घेराव किया था, कोई उसका जवाब नहीं मिला। चाहे राजेंद्र शुक्ल जी हमें तो अपन निगरानी करके देख के हम लोगों का व्यवस्थापित करें। ये कौन सा गांव है? कौन सा गांव है ये? कब से यहाँ आप लोग रह रहे हैं? कब से यहाँ आप लोग रह रहे हैं? 50 साल। अब क्या समस्या है? अब समस्या है कि सड़क में फंसा जाते सब का कहीं समस्या है। नोटिस वोटिस मिली है आप लोगों को? नोटिस यहाँ तो नहीं ली है। हाँ, अब दिक्कत क्या है आप लोगों को? क्या समस्या होगी? समस्या है कि कहाँ जाइए अब जमीन में। अब वहाँ गढ़हीन है तो गढ़हीन में घर मारा है, बंदा फूटे पाई तो माई को हम धार ही यह के मास रहा है, यह कम चढ़ा रहा, वैसे ही घर गिरी आगे डूबा में घरा बने रहे माटी के। हज यात्रा के लिए 28 लोगों ने किया आवेदन। 2022 हज यात्रा के लिए विशेष तैयारी। कोरोना काल के बाद एक बार फिर से हज यात्रा के लिए आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। हज यात्रा कार्यक्रम मेमोरियल ट्रस्ट के संयोजक वाहिदुन निशा द्वारा जानकारी दी गई कि 18 को उर्दू हिंदी स्कूल में हज यात्रा 2022 के लिए 28 हज यात्रियों ने नामांकन भरा है, जिसके बाद भोपाल स्थित हज कमेटी में फॉर्म जमा करने किए जाएंगे, जिसकी आखिरी तारीख
21 जनवरी है। अभी तक यात्रियों की संख्या 50 तक होने की उम्मीद जताई गई है। हज यात्रा के इस कार्यक्रम में हाजी कलीम खान, हाजी मोहम्मद इश्तियाक, हाजी शफीक, हाजी शरीफ, हाजी शफीक, हाजी शरीफ, अनस सलीम, अनस तौफीक व तौफीक भाई, शाबिर खान, आरिफ शल्लू भाई, साबिर भाई, जब्बार हाजी के अलावा अन्य लोग शामिल हैं। वहीं कलीम भाई द्वारा उपस्थित लोगों का शुक्रिया अदा किया गया। हज यात्री इस बार जाएंगे आपके? अभी 24 लोग ने फॉर्म भरा है और अभी जो आखिरी तारीख है वो 31 जनवरी तक है, तो ऐसा लगता है कम से कम 50 लोग ही फॉर्म भरेंगे। अभी शासन का कोई गाइडलाइन भी रहती है कि इतने लोगों को जाना यहाँ से जा सकते हैं? नहीं, गाइडलाइन नहीं है। मध्य प्रदेश का कोटा करीब 4000 है, तो और करीब 15-16 हज़ार लोग फॉर्म भरते हैं, तो लॉटरी से उनका निकलता है कन्फर्मेशन कि होगा कि नहीं होगा। पर अभी गाइडलाइन में ये भी है कि अभी बहुत पक्का नहीं है कि अगर कोरोना किसी दिन नॉर्मल रही तो होगा हज, नहीं तो हो सकता है ना भी हो, तो इसलिए अभी बहुत पक्का नहीं, इसलिए भी लोग थोड़ा कम भर रहे हैं। महिलाओं के भी फॉर्म आए हैं, कितना आए होंगे? करीब आधे सब लोग ज़्यादातर हस्बैंड वाइफ दोनों भर रहे हैं। मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की नई शाखा अब आपके शहर में। बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, यूज्ड कमर्शियल व्हीकल एंड कार लोन, 2 व्हीलर लोन उपलब्ध। मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जो समझे आपके अमूल्य स्वप्नों का मूल्य। कलेक्टर व एसपी उतरे सड़कों पर, मेडिकल दुकानों के साथ साथ अन्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा। इन दिनों लगातार रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी समेत पुलिस कप्तान नवनीत भसीन शहर की व्यवस्था बनाने पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हुए हैं। चाहे वह अतिक्रमण हो या फिर शहर के अंदर दुकानदारों की बेतरतीब व्यवस्था, सब कुछ शहर के अंदर व्यवस्थित तरीके से करने की दिशा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इसी तारतम्य में स्वयं रीवा कलेक्टर व एसपी संजय गांधी अस्पताल के सामने इंदिरा मार्केट में संचालित होने वाली मेडिकल दुकानों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और दुकान के बाहर काउंटर लगाकर व्यापार करने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों को कड़ी नसीहत दी है कि अगर दुकान के बाहर काउंटर लगाया तो सख्त से सख्त कार्यवाही होगी। इसके अलावा शहर के अन्य व्यवस्थाओं को चाकचौबंद रखने के भी निर्देश जारी किए गए। इस दौरान प्रशासन व पुलिस बल मौजूद रहा। अंडर 16 महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का यूनिवर्सिटी में हो रहा आयोजन। जिला स्तरीय महिला अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन स्थानीय अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस प्रतियोगिता में रीवा सहित विभिन्न जिलों की टीमें शामिल हैं, जिसमें पहला मैच रीवा व दूसरा मैच सीधी ने जीता है। तीसरा मैच कंबाइंड डिस्ट्रिक्ट और रीवा के बीच खेला गया, जिसमें महिला क्रिकेट खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दर्शकों एवं उपस्थित लोगों को खेल का आनंद दिलाया। आयोजित खेल प्रतियोगिता के संबंध में खिलाड़ियों सहित खेल कोच एरियल एंथोनी से बात की गई तो उन्होंने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी है। नामांकन प्रक्रिया में भाग लेने पहुंच रहे हैं लोग। रीवा जिले के वार्ड क्रमांक 16 से सदस्य पद के लिए पूजा सिंह ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया है। पूजा सिंह लालगांव अंचल के प्रसिद्ध समाज सेवी व व्यवसायी अनिल सिंह गुड्डू की धर्मपत्नी है। शनिवार को उन्होंने समर्थकों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को नामांकन पत्र सौंपा है। इस अवसर पर पूजा सिंह ने कहा कि विकास की अवधारणा को लेकर राजनीति में आई हूं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जनता का आशीर्वाद निश्चित तौर पर मिलेगा। क्षेत्र का समुचित विकास ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। प्रेक्षक राज्य निर्वाचन आयोग के आंख कान है। प्रेक्षक के निर्वाचन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य निर्वाचन आयुक्त वसंत प्रताप सिंह ने यह बात पंचायत निर्वाचन के लिए नियुक्त प्रेक्षकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कही। उन्होंने कहा कि भय, दबाव और प्रलोभ मुक्त चुनाव कराना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि प्रेक्षक 20 दिसंबर के पहले संबंधित जिलों में पहुंच जाएं। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा के दौरान जरूर उपस्थित रहें। उन्होंने कहा कि प्रेक्षक आदर्श आचरण संहिता पर भी नजर रखें। स्ट्रांग रूम, मतगणना स्थल और संवेदनशील मतदान केंद्रों का भी निरीक्षण करें। हर स्तर पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करवाएं। श्री सिंह ने कहा कि रैली एवं सभा की अनुमति सभी पक्षों को समान रूप से दी जाए। श्री सिंह ने प्रेक्षकों के निर्वाचन कार्यक्रम एवं अन्य तैयारियों की विस्तार से जानकारी दी। निर्वाचन प्रेक्षक श्री डीपी तिवारी ने भी प्रेक्षकों को विभिन्न बिंदुओं की जानकारी दी। इस दौरान सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री BS दामोद, SDG श्री दुर्गा, विजय सिंह एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
सुमन दुबे ने जिला पंचायत सदस्य का नामांकन पत्र किया दाखिल। कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन प्रक्रिया को किया गया पूरा। पंचायत चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। एक तरफ जहां चुनाव कराने की प्रक्रिया में कई पेच हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट व निर्वाचन आयोग सहित सरकार के बीच मामला फंसा हुआ है, तो वहीं लगातार निर्वाचन का कार्य जारी है। शनिवार से जहां पिछड़ा वर्ग के लिए घोषित पंचायतों में चुनाव को स्थगित कर दिया गया है, तो वहीं बाकी अन्य सामान्य व SC/ST के लिए नामांकन प्रक्रिया का कार्य यथावत रहेगा। इसी तारतम्य में वार्ड क्रमांक 15 से युवा नेता अतुल दुबे की मां सुमन दुबे ने अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना पर्चा दाखिल किया है। पर्चा दाखिल करने के पश्चात सुमन दुबे के पुत्र अतुल दुबे ने अपनी मां का पर्चा दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए अपनी प्राथमिकताएं गिनाई और कहा कि जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनावी मैदान में उतरकर क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं के साथ विकास कार्य को गति दी जाएगी। क्या प्राथमिकताएं होंगी, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के पास जाएं? आज मैंने गुड़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 15 से मैंने मम्मी जी का सुमन दुबे का नामांकन दाखिल कराया है। और अगर लोगों की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, तो किसी न किसी पद की आवश्यकता होती है। और लोगों की, हमारे युवा साथियों की, बुजुर्गों की, सभी की ये इच्छा थी कि जिस प्रकार मेरी कार्यशैली को देखकर उन्होंने सोचा कि आप ज़रूर इसमें दाखिला दें और हम सबकी सेवा करने के लिए अग्रसर हूँ, इसलिए मैंने ये आज नामांकन भरा है। और कोविड के नियमों का पालन करते हुए हमारे लोग तो नहीं आ पाए हैं हमारे अपने, लेकिन हमने शासन प्रशासन के साथ एक सहजता के साथ अपना फॉर्म फिल कर दिया है। और मैं आशा करता हूँ कि जिस विचारधारा के साथ मैं आया हूँ और उसको कायम करने के लिए जनता मेरा सहयोग करे। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार कोविड में अस्पतालों की व्यवस्था सही नहीं थी, चाहे आप यातायात की सुविधा हो, ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो, या तो शिक्षा व्यवस्था हो, आंगनवाड़ी केंद्र हो या शिक्षा केंद्र हो या स्वास्थ्य केंद्र हो, हर जगह जो लापरवाही बरती जा रही है, कहीं ना कहीं गरीबों को कुचला जा रहा है। शासन प्रशासन जो या सरकारें जो योजनाएं ला रही हैं डायरेक्ट गरीब तक नहीं पहुंच रही है, इन सब मुद्दों को लेकर मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर हमारे देश के, हमारे क्षेत्र के अगर लोग सहयोग करेंगे तो मैं ज़रूर उसमें खरा उतरूँगा। और मैं एक बार उनसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि एक अवसर और एक परीक्षा मेरी ज़रूर ली जाए। और मैं वचन देता हूँ कि जो मैंने वादे किए हैं, जो मैंने संकल्प 10-15 लाइन के दिए हैं, जैसे सिंचाई के लिए नहर की हमारे पूर्वांचल में बहुत समस्या है, खेती किसानी में देख रहे हैं कि समिति में किस प्रकार उनके साथ गलत किया जा रहा है। अनाज को 100 ग्राम 15 ग्राम पहले से ही मतलब मशीन में फीड है। तो कहीं ना कहीं इन सब मुद्दों को गरीब तबके के लोगों को अगर ऊपर उठाना है तो एक पद में आने की आवश्यकता है, और उसी के लिए आज मैंने नामांकन दाखिल किया। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। महानगरों के बाद अब आपके शहर रीवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक रीवा। मोबाइल नंबर है 900992232 और 9425470430। धन्यवाद।